हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम। स्टूडेंट, बस्तियां जो है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। भारत में ग्रामीण और नगरीय दो प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। पूरे विश्व में भी बस्तियों का वर्गीकरण है जो वो इसी प्रकार का है। ग्रामीण बस्तियां भी होती है और नगरीय बस्तियां भी होती है। तो स्टूडेंट, आज हम नगरीय बस्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रामीण बस्तियों के बारे में हमने पहले ही 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः सहंत और विशाल आकार की होती है। ग्रामीण बस्तियों की विशेषता हमने पढ़ी थी, उनमें हमने देखा था कि ये बस्तियां सहंत नहीं होती है। सहंत का मतलब है बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं होती है, ओवर क्राउडेड नहीं होती है, विक्षिप्त होती है, अलग अलग होती है, ढाणी या ऐसे भी हमने वे एग्जाम्पल पढ़े थे जिनको नांगला नलका अलग अलग नामों से जानते हैं। तो लेकिन शहरी बस्तियां जो है, जिनको नगरीय बस्तियां कहते हैं, वो काफ़ी सहंत होती है और बड़े आकार की होती है। ये बस्तियां अनेक प्रकार के आर्थिक, अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय कार्यों में संलग्न होती है। गाँव में हमने देखा था जो ग्रामीण बस्तियां हैं वहाँ पर कृषि जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर अकृषि यानी कि कृषि के अलावा जो गतिविधियाँ होती है, आर्थिक क्रियाकलाप, वो किए जाते हैं और प्रशासनिक कार्य यहाँ होते हैं। प्रशासन के जितने काम है वो वहाँ पर नगर में होते हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रक्रियात्मक रूप से जुड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नगर अगल अलग होता है। वो आसपास के क्षेत्र से जुड़ा होता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र। अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय जो है वो कई बार प्रत्यक्ष रूप से भी शहरों से गाँव में से शहर में जाता है, शहर से गाँव आता है, और कई बार व्यापार की श्रृंखला के माध्यम से जो है वो कंपनी से होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, शॉपकीपर के पास, तो वो श्रृंखला होती है, उसके माध्यम से वो पहुंचता है, दोनों ही प्रकार से। इस प्रकार गाँव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं और परस्पर जुड़े भी होते हैं। आप मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 10 में नगरों की परिभाषा को देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से नगर होते हैं। ये आप दूसरी बुक में जो लेसन पढ़ेंगे उसमें आप देख सकते हैं। भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ है? भाई, भारत में जो नगर बने हैं उनके विकास का ऐतिहासिक कालक्रम क्या है और उनके कारण क्या है? भारत में नगरों का अभ्युदय ऐतिहासिक काल से हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में आए थे। भारत में नगरों का जो उदय है, अभ्युदय जिसको कहा जाता है, जिसको वो प्राग ऐतिहासिक काल से हुआ है। अब देखिए, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक, ये 3 प्रकार के ऐतिहासिक काल होते हैं। आद ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जब हमारे पास रिटर्न का कोई डॉक्यूमेंट वहाँ का नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल जहाँ की लिपि है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक काल है जहाँ की लिपियाँ पढ़ी भी गई है और उनको हमने डिस्कस किया है, उनको हमने एज ए सोर्स लिया है, एक स्रोत के रूप में हमने उनको माना है। तो प्राग ऐतिहासिक काल वो बीच का समय है जब से लिपि विकसित हो गई थी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो उस काल से नगरों का विकास होना भारत में शुरू हो गया। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक अधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा। विभिन्न युगों में इसके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। भारत के जो नगर हैं उनको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। यूरोपियंस के आने के बाद आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, सबसे पहले प्राचीन भारत, जहां हम बात कर रहे हैं पुराने भारत की, तो प्राचीन नगरों की, तो वो प्राचीन नगर होंगे भारत के। मध्य नगर, मध्यकाल में कुछ नगर विकसित हुए हैं, और आधुनिक काल जिसको हम मॉडर्न काल कहते हैं, अंग्रेजों के आने के बाद का, 19वीं 20वीं 18वीं शताब्दी का, तो ऐसे समय में जो नगर बने हैं उनको हम आधुनिक नगर कहेंगे। अब यहाँ देखते हैं प्राचीन नगर। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। जिन नगरों की स्थापना हुए 2000 वर्ष हो गए, ऐसे नगरों को हम प्राचीन नगर कहेंगे। और ऐसे नगर भारत में हैं इलाहाबाद, पाटलिपुत्र जिसको पटना कहा जाता है, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद कहा गया, मदुरई जो कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में है। तो देश में प्राचीन नगर के कुछ अन्य उदाहरण, ये प्राचीन नगर भारत में हैं जो कि काफ़ी
वर्षों पुराने हैं। तो इसके बाद मध्यकाल लगभग 100 नगरों का ऐतिहासिक मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें से अधिकांश नगर का विकास राजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। राजाओं ने अपने मुख्यालय बनाने के लिए इन नगरों का इस्तेमाल किया, यानी कि राजा का जो नगर है उसका मुख्यालय ये होगा। तो इसके लिए राजाओं ने मध्यकाल में इनको विकसित किया। इनको किला नगर है जिसका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ है। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, आगरा, नागपुर, ये सारे नगर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये राजाओं ने विकसित किए थे। अब बात आती है आधुनिक नगरों की। जो भारत के आधुनिक नगर हैं, नए नगर हैं, उनका विकास कैसे हुआ। अंग्रेज़ों के आने के बाद ये शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने और अन्य यूरोपीय जो कंपनियां आई भारत में, चाहे वो फ्रांसीसी आए, डच आए, तो उन सभी कंपनियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि व्यापारिक पत्तनों को विकसित किया। यूरोपीय जब सबसे पहले भारत आए समुद्री रास्तों से, तो उन्होंने समुद्र के किनारे के आसपास जो नगर जिनमें बंदरगाह बनाई जा सकती थी, पतन बनाया जा सकता था, वहाँ उन नगरों को विकसित किया क्योंकि उनको व्यापार के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने उनको विकसित भी किया। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सूरत, पांडिचेरी, दमन और ये सारे जो नगर हैं इनको विकसित किया। अंग्रेज़ों ने बाद में 3 मुख्य नोड मुंबई, चेन्नई और मद्रास, कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत की और अंग्रेजी शैली में उनका निर्माण करवाया। मुंबई और चेन्नई, जो मद्रास है और कोलकाता है, ये तीनों पतन नगर है। यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ हो सकती है, यहाँ पर बंदरगाह हैं, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने मजबूत पकड़ बनाई और फिर उनको देश के आंतरिक भागों से सड़क मार्गों से जोड़ दिया। तो इसलिए ये नगर जो हैं जिनका निर्माण किया गया अंग्रेजी शैली में, अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्र, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया। उसके बाद भारत के आंतरिक भागों में उन्होंने रजवाड़ों पर अपना प्रभाव जमाते हुए उनको बहुत सारे नगरों को निर्माण के लिए कहा, नगर बनवाए, जैसे ग्रीष्मकालीन राजधानियां अलग बनाई, शिमला जैसे शहरों को बसाया, पर्वतीय नगरों को उन्होंने विकसित किया क्योंकि वो अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार के नगरों का निर्माण करवाया। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ। जमशेदपुर इसका उदाहरण है। जो वर्तमान में जमशेदपुर है वो आधुनिक नगर है, औद्योगिक नगर है। उद्योग सबसे ज़्यादा वहाँ लगे हुए हैं, तो इसलिए उसको औद्योगिक नगर भी कहा। उसके बाद बहुत सारे औद्योगिक नगर बने हैं। स्वतंत्रता के पश्चात अनेक प्रशासनिक नगर बसे हैं क्योंकि हमें प्रशासन के जो काम करने थे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजधानियाँ विकसित की गई और प्रशासनिक केंद्र बने, तो उनको प्रशासनिक नगर कहेंगे, जो कि वर्तमान के नगर है। चंडीगढ़ एक महत्वपूर्ण शहर है, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, ये सारे जो केंद्र हैं इनको हमने प्रशासनिक नगरों के रूप में विकसित किया आज़ादी के बाद। औद्योगिक केंद्रों के रूप में दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, इनका विकास किया गया। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर आनुषंगिक नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वहाँ पर बहुत सारे नगर बन गए हैं, तो वो भी विकसित हुए क्योंकि महानगरों के चारों ओर थे। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ। गाँव में जनसंख्या बढ़ने से भी छोटे शहर बने, मध्यम नगर बन गए, तो वहाँ भी नगरों का विकास हुआ। तो भारत में नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होती हुई हमारे वर्तमान स्वरूप में पहुँची है। बहुत सारे नगरों का निर्माण हमने लंबे समय से किया है। तो ये आपका नगरों के बारे में है। ग्रामीण बस्तियों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भारत में नगरीकरण की स्थिति क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।